कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है 21 से जो 21st सेंचुरी है इसमें एजुकेशन में कैसे आईसीटी ने एंटर किया और क्या क्या उसका इफेक्ट रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था व्हाट इज आईसीटी। जैसा कि कल मैंने बताया भी था कि आईसीटी का जो रियल डिफिनीशन है उसके जो है नाम में ही है, यानी उसका जो फुल फॉर्म है अगर उसको वो हमें याद है तो आईसीटी का जो है डिफिनीशन हमें पता चल जाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह सेंड करते हैं, या हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग कुछ टर्म्स पढ़े थे जो कि आज के समय में हमारी डेली लाइफ से को रिलेट करता है। जैसे कि हमें कोई चीज़ परचेज करना है या हमें मूवी देखने जाना है, उसके लिए ऑनलाइन टिकट वगैरह करते हैं, या हमें कहीं यात्रा करना है या लोकेशन कहीं फाइंड करना है। तो ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं आईसीटी के थ्रू होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं। तो ये कुछ टर्म्स जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और अगला पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 21st सेंचुरी में आईसीटी में क्या क्या रेवोल्यूशन आया, तो उसमें हमने पढ़ा था ई गवर्नमेंट। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ई गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आ रही है, जो भी स्कीम आ रही है, जो भी योजनाएं आ रही हैं, सब जो है आजकल डिजिटली तरीके से आ रही हैं। और अगला जो पॉइंट था ई बिजनेस, यानी कि मैंने कल बताया भी था कि जो अलग अलग मार्केटिंग कंपनियां होती, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं, तो ई बिजनेस के अंतर्गत आ गया। ई लर्निंग में मैंने बताया था कि जो ऑनलाइन हम चीज़ें सीखते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें ई लर्निंग के अंतर्गत। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट था ई हेल्थ, यानी कि कोई भी चीज़ हम जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ई हेल्थ के अंतर्गत आ जाएंगी। ई आइडेंटिटी के अंदर कल मैंने बताया भी था कि अब आज के समय में पहले क्या होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह लेके हम एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, बट आजकल जो है जैसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसको आप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप हाई स्कूल की, इंटर की या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने आईसीटी का डिफिनीशन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूनेस्को के द्वारा क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डिजिटल वीडियो टेक्नोलॉजी ग्लोसरी ने क्या बोला था, द यूके नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट इन 2000 डिफाइन क्या करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो मैंने कल एक कंक्लूजन निकाला था, जो मैंने सार रूप में चीज़ों को बताया था, तो मैंने वही आईसीटी का जो फुल फॉर्म है उसके द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया था कि अगर हमें आईसीटी का अगर फुल फॉर्म याद है तो उसके द्वारा हम डिफिनीशन को अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ों के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं आईसीटी। तो कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों ने कल बात किया था आईसीटी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इफिशियंसी, कैसे हम इफिशियंसी को बढ़ा दें आईसीटी के द्वारा, या इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाया जाता है, इनोवेटिव चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाता है, तो आईसीटी का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा जो कि कल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के टाइप्स क्या हैं, उसमें रेडियो आया था, टेलीविज़न होता है, टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन जो होता है, या मोबाइल फ़ोन होता है, इसमें कंप्यूटर भी आता है, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आईसीटी ए फोकस फॉर द टीचर, यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर आईसीटी आया तो एक टीचर के लिए या एक प्रोफेसर के लिए वह किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। तो कल हम लोगों ने इस पे जो है अच्छे से डिस्कस किया था। जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आईसीटी फॉर अ लर्नर, यानी कि एक विद्यार्थी के लिए, एक सीखने के, एक लर्नर के लिए जो है आईसीटी किस प्रकार हेल्पफुल होता है। तो हम लोगों ने कल इस पे बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस किया था, जितने भी पॉइंट्स थे। तो आईसीटी फोकस ऑन द लर्निंग, इसका जो मेन पॉइंट ये निकल के आया था कि अगर आपको आईसीटी का ज्ञान है तो आप जो है खुद से चीज़ों को सीख सकते हैं, खुद की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और जो है खुद के स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो कल मैंने
कुछ इसमें कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ लाइन बताए थे जिन्हें हमें माइंड में रखना था। मैंने बताया था कि इसका उद्देश्य जो है डिजिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है हायर एजुकेशन में। इसका उद्देश्य यह है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर, यानी कि हायर एजुकेशन सेक्टर में आप जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जो है डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया है। मतलब यह है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपको इस फील्ड में बेहतर करना है तो आपको जो टेक्नोलॉजी का भी यूज करने आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ई लर्निंग। तो मैंने कल आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया था, बताने का प्रयास किया था कि ई लर्निंग को हम कैसे समझे। जैसे यहाँ पे एक बुक दिया है, बुक का मतलब क्या है, ज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे लैपटॉप वगैरह दिया है, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यानी कि जब ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं टेक्नोलॉजी से तो उसको हम बोलते हैं ई लर्निंग। तो ये हो गया ई लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो ऑनलाइन चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के कितने टाइप्स हैं। तो पहला इसमें लोगों ने डिस्कस किया था सिंक्रोनमस, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिंक्रोनमस। सिंक्रोनमस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंक्रोनमस में वो होता है कि जो चीज़ें हम लोग ऑनलाइन सीखते हैं, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्टर अगर लेक्चर दे रहा है रियल टाइम में, रियल टाइम यानी कि जो ऑनलाइन वगैरह चीज़ें हो रही हैं आप जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें चैट वगैरह से भी होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है और वर्चुअल क्लासरूम टाइप का रहता है, वेबिनार होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग होता है, सारी चीज़ें। यानी कि जो भी आप सीख रहे हैं रियल टाइम में, यानी कि ऑनलाइन जो भी सीख रहे हैं, दैट इज द सिंक्रोनमस लर्निंग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एसिंक्रोनमस लर्निंग। एसिंक्रोनस लर्निंग को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी लेक्चर वगैरह जो अपलोडेड रहे, मतलब जो रिकॉर्डेड सीडी वगैरह होती है, रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें एसिंक्रोनस लर्निंग में आता है। और मैंने कल ये भी बताया था कि आपको ये सारे एग्जांपल्स वगैरह जो दिए गए हैं माइंड में रखना है, बार बार चीज़ों को देखते रहना है, जिससे चीज़ें याद होती रहें बराबर से साथ में। फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, फेस टू फेस लर्निंग होता है प्लस ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग है प्लस ऑनलाइन लर्निंग है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक तरफ जो है सिंक्रोनमस लर्निंग और असिंक्रोनमस लर्निंग का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द ब्लेंडेड लर्निंग। हम लोगों ने कल इस पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, जैसे मैंने कल बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नहीं मौका मिल पाता, या कुछ कारणवश जो है परिस्थितियाँ उनकी लाइफ में ऐसी बनती हैं कि वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाते हैं, बाद में उन्हें पढ़ने की इच्छा होती है तो टाइम निकल जाता है। तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या था कि आप घर बैठे एनीवेयर एनी टाइम आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए फ्री है। कल हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी घर बैठे आप जो है आपने अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं डिजिटल लर्निंग के द्वारा। और कल मैंने ये भी बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है डिस्टेंस लर्निंग में, और ब्लेंडेड लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस लर्निंग में जो है हमें जो लाइव क्लासेस वगैरह रहती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग है, मान लीजिए आप डिस्टेंस कोर्स वगैरह कर रहे हैं, आप कहीं हरिद्वार में किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिए हैं, आप अमेरिका हैं, तो वहाँ पे बार बार तो आ नहीं पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि दोनों में डिफरेंस ये है कि डिजिटल लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लेंडेड लर्निंग में। तो इस पे हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने कल बताया था कि NMEICT यानी द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका जो उद्देश्य था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको, उसमें जो ICT को कैसे बढ़ाया जाए, उसको मतलब ICT का यूज कैसे किया जाए। और मैंने कल एक पॉइंट और भी बताया था कि ये जो NMEICT लाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसका ये उद्देश्य था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जनवरी 2009, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको जो अप्रूवल मिला था वो कब मिला था, 2 जनवरी 2009। और ये आया कब, लॉन्च कब हुआ, अप्रूवल होने के बाद कब आया, 3 फरवरी 2009। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं स्वयं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वयं एक प्रकार का पोर्टल है, यानी कि एक वेबसाइट है जिसपे आप ओपन करेंगे तो आपको जो भी कोर्स से रिलेटेड यानी कुछ भी कोर्स वगैरह करना तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक्सपर्ट वगैरह का जो है एक होता हेल्प मिलेगा कि हाँ कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसमें मैंने
और इसमें मैंने ये भी बताया था कि ये कब लॉन्च किया गया, 15 अगस्त 2016 को, और डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 जुलाई 2017 को ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशन को डेडिकेट किया गया था। ये जो कुछ वर्ड हैं इन्हें याद कीजिएगा, माइंड में रखिएगा। फिर हम लोगों ने स्वयं का फुल फॉर्म जाना था कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एंड एस्पायरिंग माइंड्स। ये हो गया स्वयं का फुल फॉर्म। अब फिर जो है स्वयं के बारे में और भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि इसको लॉन्च किसने किया था, इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। और एजुकेशन पॉलिसी में 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं, जो कुछ हाईलाइटेड वर्ड हैं, इनको आप माइंड में रखिएगा। मैंने कल बताया था एक्सेस यानी कि एक्सेसिबल, यानी कि हर जगह, मतलब जो बच्चा दूर प्लेस पे है, जो कॉलेज वगैरह में नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ से सीखना एक्सेसिबल यानी कि सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया था इक्विटी यानी इक्वालिटी की। इसके द्वारा जो है सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था क्वालिटी, यानी कि आप एक होता है क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल, यानी कि यहाँ पे जो लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट था सिक टू द ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। तो कल मैंने बताया था कि जो डिजिटल डिवाइड है, यानी कि एक तरफ जो लोग हैं वो इंटरनेट यानी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको सिंपल तरीके से देखें डिजिटल डिवाइड को, तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे अर्बन और रूरल का एग्जांपल ले लिया जाए कि आप लोग अगर रूरल में जाएंगे तो देखते होंगे कि वहाँ नेटवर्क वगैरह बहुत सारा इशू रहता है, तो वहाँ के बच्चे जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे। अभी भी बहुत सारे रूरल में ऐसे हैं कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। बट अगर आप अर्बन की बात करें तो यहाँ पे अर्बन क्षेत्र में जो पूरा नेटवर्क वगैरह भी प्रॉपर तरीके से पहुँचता है, वहाँ पे बच्चे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। यानी कि जो बच्चे नेटवर्क यूज़ कर पा रहे हैं, यानी अर्बन और रूरल के बीच जो नेटवर्क वाला इशू आ रहा है उसको बैलेंस करने का काम भी, उसको जो बैलेंस करना है डिजिटल डिवाइड, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। फिर हम लोगों ने स्वयं प्रभा के बारे में बात किया था कि स्वयं प्रभा के बारे में क्या बात किया था कि इसको किसने लॉन्च किया था, MHRD द्वारा लॉन्च किया गया था, जो 32 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल होता है स्वयं प्रभा। और हम लोगों ने कल पढ़ा भी था स्वयं का फीचर क्या है। स्वयं का फीचर हम लोगों ने पढ़ा था वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरेक्टिव होता है, यानी कि ऑनलाइन वगैरह जो होता है, जो मोबाइल पे जो कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा देता है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट टू फॉर ऑल कोर्सेज, सभी कोर्सेज के लिए। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पे जो टीचर्स वगैरह रहते हैं वो हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के। और जो नेक्स्ट पॉइंट था अलाउज इजी एक्सेस। एक्सेस के बारे में मैंने बता दिया, एक्सेस होता है मॉनिटरिंग वगैरह किया जाता है कि हाँ आप चीज़ों को सही तरीके से सीख पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं रह जा रहा है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह करते हैं स्वयं में, तो उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट, यानी कि यहाँ पे जो बेस्ट फैकल्टी रहते हैं जो आपके हर डाउट को क्लैरिफाई करते हैं। फिर मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी, यानी कि कल मैंने बताया था कि जैसे मैं आपको ऑनलाइन तरीके से ICT पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ, ऐसा जैसे नहीं क्लास वगैरह में होता है टीचर प्रॉपर गाइडेंस देता है, उसी प्रकार से जो है आप जब स्वयं ऐप वगैरह स्वयं पोर्टल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो आपके जितने भी डाउट रहते हैं क्लियर करते हैं। यानी कि जैसा आप क्लासरूम में अपने डाउट को क्लियर करते हैं वैसे आप यहाँ पे भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। स्वयं पोर्टल को मैंने दिखाया था कि जब ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं स्वयं प्रभा। कल हम लोगों ने स्वयं प्रभा पे भी डिस्कस किया था कि स्वयं प्रभा क्या है। 32 DTH चैनल होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा जाता है इसमें। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि GSAT-15 सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम वगैरह में सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और ये कब तक रहता है, द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल फॉर 24/7, यानी 7 दिन 24 घंटे। अब इसको द कंटेंट आर, मतलब यहाँ पे जो कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है किसको द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, ये सारे जो है अलग अलग है। IIT वगैरह के लिए NPTEL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, UGC CEC हो गया, UGC IGNOU द्वारा जो कंटेंट वगैरह जो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।
यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? आप एक बार रिकैप कर दिया हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़े। हेलो, जी सर, आगे बढ़े। हाँ जी प्रणव जी आ गया। मुझे लग रहा है कि सभी को अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि दोबारा रिपीट हो गया तो अब नहीं कोई डाउट रहना चाहिए। जी सर, थैंक यू। अब जैसे स्वयं स्वयं प्रभा में कुछ चीज़ें माइंड में रखते चलिएगा या तो लिखते चलिएगा, जो मैं बता दे रहा हूँ। स्वयं प्रभा में कुछ चीज़ें और हैं। जैसे स्वयं प्रभा में है कि ये जो है एक दिन में जो है 4 आवर्स लाइव टेलीकास्ट होता है। एक दिन में कितनी बार? 4 आवर्स इसको जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और जो है 5 टाइम्स जो है इसको रिपीटेड, मतलब 4 बार तो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और 5 बार इसको रिपीट किया जाता है उसी चीज़ को 5 बार, दिन में 5 बार। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? सभी की बातें समझ में आई? बताइए सर, कितने 4 घंटे चलता है दिन में? लाइव जो है लाइव 4 आवर्स रहता है। और जो रिपीट, जैसे कोई प्रोग्राम आया मान लीजिए घंटे का, फिर उसको रिपीट वगैरह नहीं किया जाता है बाद दोबारा, मान लीजिए जो नहीं देख पाए उसके लिए। तो यानी कि 4 बार लाइव टेलीकास्ट होता है और 5 बार जो है इसको रिपीट किया जाता है। जी, इसमें सर सिलेक्टेड कोर्स चलते हैं क्या? इसमें जो सिलेक्टेड, आप जैसे इसमें कोर्स क्या चलते हैं मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोर्स क्या चलते हैं अलग अलग, जैसे हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें रहती है। स्कूल वाला भी कोर्स चलता है, ये सारी चीज़ें। एनसीईआरटी वाला भी चलता है ना? हाँ, एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ज्ञानवाणी पे। ज्ञानवाणी स्पेशली क्या है? एक जो है एफएम रेडियो चैनल होता है। ज्ञानवाणी क्या है? एक एफएम रेडियो चैनल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इग्नू के द्वारा। सब चीज लिखते चलिएगा साथ में। वैसे तो इसमें दिया गया है, बट अगर लिख लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ज्ञानवाणी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इग्नू के द्वारा। और यह एक होता है एफएम रेडियो चैनल। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि एफएम रेडियो चैनल का नाम बताइए जिसको इग्नू ने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे क्या रहेगा? ज्ञानवाणी रहेगा। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? क्योंकि अगर हम रेडियो पे सुनना चाह रहे हैं ज्ञानवाणी, तो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, तभी तो हम उस पर जाके चेक कर लेंगे ना कि हाँ उसका फ्रीक्वेंसी इतना पे हम लगा देंगे तो हो जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 105.6 एफएम पे। अगर 105.6 एफएम इसका जो फ्रीक्वेंसी है एफएम, इस पे आप करेंगे तो, क्योंकि जैसे होता है ना रेडियो आप चालू करेंगे तो बनारस के अलग फ्रीक्वेंसी है, या अगर आप गोरखपुर में, जैसे उत्तर प्रदेश का हूँ तो गोरखपुर में जो है जो एफएम रेडियो चैनल उसका अलग फ्रीक्वेंसी है, या मुंबई का अलग है, विविध भारती का अलग है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है 105.6, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था मार्च 2000 में। जो इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2000 में, इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो ज्ञानवाणी के बारे में मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ये मैंने बताया कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इसको लॉन्च जो है इग्नू के द्वारा किया गया। यह एक एफएम रेडियो चैनल है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 105.6 एफएम है। और फर्स्ट एयर डेट, मतलब इसको सबसे पहले कब लॉन्च किया गया? मार्च 2000 को जो सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन को जो है इसको भी इग्नू द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्ञान दर्शन को भी इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कब किया गया? डेट क्या है? 1997 को ज्ञान दर्शन को लॉन्च किया गया है, 1997। अब टेलीकास्ट किसके द्वारा होता है? सब लिखते चलिए। टेलीकास्ट जो होता है दूरदर्शन चैनल के द्वारा ये टेलीकास्ट किया जाता है। और इसके ऑनर कौन है? ऑनर कौन है? प्रसार भारती। इसके ऑनर जो है वो है प्रसार भारती, ठीक। और अवेलेबिलिटी की बात करूँ यहाँ, यानी कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, किस कंट्री में? तो इंडिया और चाइना, लिख लीजिए, इंडिया और चाइना में ये अवेलेबल है। एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया। फाउंडेड यानी कब आया? 1997 को आया। और टेलीकास्ट किसके द्वारा किया जाता है? दूरदर्शन चैनल द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है। ऑनर कौन है? प्रसार भारती इसके जो है ऑनर है। अवेलेबिलिटी की बात करूँ, यानी ये कहाँ किस कंट्री में है, तो इंडिया और चाइना में ये जो है चलता है, ठीक। तो ये मैंने बता दिया ज्ञान दर्शन के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किया, इसके ऑनर कौन है, तो हर चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप सभी लोग लिखते चलिए साथ साथ में। अब आते हैं मॉक्स यानी कि ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक का इसका जो फुल फॉर्म मोस्टली कई जगह देखा हूँ सैम्पल पेपर वगैरह में पूछता है। तो अब सैम्पल पेपर में कभी कभार क्या होता है, घुमा के पूछ देता है। जैसे
इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो आपको घुमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्या कर देगा कि ओपन पहले है तो ऑनलाइन को पहले कर देगा, यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स कर देगा। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस स्वयं का जो फुल फॉर्म है या मूक्स का जो फुल फॉर्म, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि स्वयं क्या है या मूक्स क्या है या स्वयं प्रभा क्या है। तो मैं तीनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। मॉक्स में जो है, स्वयं में क्या है मैं बता दूं। स्वयं एक पोर्टल होता है, एक वेबसाइट होता है या, और उसके अंतर्गत जो सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, यानी स्वयं के अंदर जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, जो हायर एजुकेशन के लेवल पे कोर्सेज होते हैं, या स्कूल के लेवल पे कोर्सेज होते हैं, वो जो मूक्स होता है। यानी कि स्वयं एक पोर्टल, उसके अंतर्गत ही आएगा। स्वयं के अंतर्गत जो कोर्सेज वगैरह हैं वो मूक्स ही है, स्वयं के अंतर्गत ही आएगा। और स्वयं प्रभा होता क्या है, मैंने बता दिया था, 32 DTH टीवी चैनल वो होता है। अब मूक्स के कुछ फीचर वगैरह आपको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल टू एनीवेयर टू इनरोलमेंट, यानी आप फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है, आप कहीं भी किसी भी जगह इसको इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक, प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल, यानी अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा वगैरह नहीं दिया जाता। फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल, यानी आप कहीं भी रह के आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। एडवांस योर कैरियर, यानी ये आपके कैरियर को एक जो है नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। एंड डिलीवर क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस एट स्केल, यानी कि आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिटी को जो है बेहतर से बेहतर बनाया जाता है इसमें। तो ये सभी को समझ में आया तीनों में क्या डिफरेंस है। मूक्स जो होता है वो स्वयं के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि स्वयं जो है एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होता है, उस पर जो कोर्स वगैरह होते हैं उसी को मूक्स बोला जाता है। जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, यानी उसमें जो है मूक्स के अंतर्गत जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, और आपका स्कूलिंग वाला कोर्स होता है, यानी 9 से 12 तक, 9 से 12 जो स्कूलिंग वगैरह का कोर्स होता है, ये सारी चीज़ें जो है मूक्स के अंतर्गत आती हैं। जिसमें और इसमें कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी की जाती है। यानी कि 9 से 12, सोचिए अगर 9 से 12 का क्लास अगर कंटेंट है, तो जो भी कंपटीशन होता है 9 से 12 की क्लास का ही मोस्टली तो आता है, यानी कि कम्पिटेटिव एग्जाम की भी इसमें तैयारी कराई जाती है। और इसमें जो है करिकुलम बेस्ड लर्निंग होता है, यानी कि एक पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्रिएटिविटी को कैसे अपने अंदर डेवलप किया जाए, सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। तो ये सारी, ये आपको मूक्स आपको समझ में आया तीनों में क्या डिफरेंस है और इसका फीचर क्या है। कोई रिप्लाई कर दे, फिर हम लोग आगे बढ़ें। हाँ जी। मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है ना? नहीं प्रणव जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान, GIAN, ज्ञान पढ़ते हैं इसको। इसमें दो चीज़ें पूछता है। सबसे पहले ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और दूसरा है इसका एम क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? GIAN का ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक लो नेटवर्क, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव, यानी कि एक प्रकार का इनिशिएटिव है ग्लोबली तरीके से, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन। और इसका एम क्या है? इसका फुल फॉर्म सभी लोग याद रखिएगा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे होता है ना कि बाहर के विद्यार्थियों, जैसे इंटरनेशनली, क्योंकि ग्लोबल है तो यानी कि इतना बात फिक्स है कि यहाँ पे जो भी लेक्चर वगैरह दिया जाता होगा, यहाँ पे भी जो लेक्चर लिया जाता होगा, इंडिया का भी टीचर होता होगा और फॉरेन वगैरह का भी, यानी ग्लोबल है तो यानी इंटरनेशनल लेवल का भी टीचर यहाँ पे जो है लेक्चर वगैरह लेता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो बाहर के विद्यार्थी हैं, जो अदर फॉरेन कंट्री के विद्यार्थी हैं, उनको किस प्रकार इनकरेज किया जाए कि वो भारत में आए और यहाँ पे हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट करें, यहाँ पे आके आए और हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट करें। इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, सबको समझ में आया है GIAN? हेलो। अब जैसे अब इसमें भी कुछ टर्म्स आपको लिखने हैं। PPT शो हो रहा है कि बंद हो गया? विजिबल शो हो रही है। हो रही है। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो मैंने इसमें दो चीज़ें आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म बताया, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन, और दूसरा मैंने बताया कि इसका एम क्या है। एम इसका ये है कि जो बाहर के विद्यार्थी हैं, यानी कि जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं, उनको किस प्रकार से इंकरेज करके, इंगेज करके जो है भारत में लाया जाए
जिससे जो है एक यहाँ पे एक माहौल तैयार किया जाए हायर एजुकेशन के लिए, इसका ये उद्देश्य है। और इसमें जो है ग्लोबल लेवल पे है, यानी कि इसमें जो क्लास वगैरह लिया जाता है ग्लोबली तरीके से, यानी कि जो फॉरेन वगैरह के भी टीचर रहते हैं, भारत के भी टीचर रहते हैं। इसमें आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था, 2015 में। किसके द्वारा? MHRD। लॉन्च्ड इन 2015 बाय MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक। और इसमें किसका किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि इसमें जो कंटेंट वगैरह यानी कि प्रोवाइड करा जाता है, इसमें कौन कौन रहता है? IIT के लोग रहते हैं, IIT, IIMS और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह इसमें जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट जो मेन है कुछ पॉइंट लिख लीजिए। IITs, IIMS और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें जो है कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें मैंने 3 या 4 चीज़ों को बताया है। आशा करता हूँ कि आज सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, डिजिटल डिवाइड। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जो रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं वो नेटवर्क का यूज़ नहीं कर पाते, और जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क यूज़ कर पाते हैं। यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहा, दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक पहले वाले पिक्चर में है कि एक बंदा जो है जो गांव का हाथ पकड़े, मतलब टेक्नोलॉजी की यूज करने के लिए हाथ खड़ा कर रहा है, मैं टेक्नोलॉजी की यूज करना चाह रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा। दूसरा देखिए शहर वाला, देखिए कि आराम से पूरा नहीं होता, टेक्नोलॉजी को पूरा पकड़ के रखा है, मतलब अच्छे से यूज कर पा रहा है। और तीसरा पिक्चर देखिए, दोनों को डिवाइड कर दिया गया, यानी दोनों के बीच का जो गैप ये बन जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। सबको समझ में आ गया होगा? कोई फीडबैक दे दे फिर आगे बढ़े। जी हाँ जी। सभी को एकदम क्लास में ही समझना है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि कोई जो है किसी को बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा किसी को पढ़ना ना पड़े बाहर, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर हैं, तो मैं अनावश्यक प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उसका डिफिनीशन भी तो जानना जरूरी है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो डेटा है, एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। यानी कि आप कोई भी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम होता है। एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एज न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आउटपुट आता है, यानी कि हम कंप्यूटर डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर में क्या समझे कि अगर आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रोसेस करता। प्रोसेस करने का मतलब क्या? प्रोसेस करने का मतलब ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ऑन या ऑफ की भाषा समझता है, यस और नो की भाषा समझता है। तो इस हिसाब से तो चेक करता है कि जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्या वो सही है या गलत है, यस है या नो है, ऑन है या ऑफ है। इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद फिर जो हो आउटपुट देता है। तो उसको ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। यानी कि अगर हम खुद से कोरिलेट करके समझें कि अगर मुझे जैसे राहुल आर्या ने बहुत बड़ा टास्क दे दिया कि हाँ प्रणव तुम ये करना है, जो है बहुत लोगों को ICT तैयार कराना है महर्षि दयानंद योग अकेडमी में। अब मैं क्या करूंगा कि मैं तो ऐसे तुरंत आउटपुट दे नहीं दूंगा, हाँ मैं तैयार करा दूंगा। तो उसके पहले मैं सोचूंगा ना कि कैसे मुझे प्रिपेयर करना है, कैसे PPT वगैरह बनाना है, उसके बाद मैं फिर आउटपुट दूंगा कि हाँ राहुल भाई मैं बिल्कुल तैयार कर सकता हूँ। लोगों को मैं बिना ICT पढ़ाए मानूंगा ही नहीं। जब तक लोगों के दिमाग में ICT नहीं जाएगा मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ, किसी को छोड़ूंगा नहीं, संडे को भी पढ़ाया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं, ये जो डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि इसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर इसके बाद आउटपुट होता है। 3 चीज़ इसमें आ रही है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं कि हमसे जो 4th जनरेशन हो गया, 3rd जनरेशन हो गया, हमारे दादा दादी जो है 3rd जनरेशन थे या उनके पास 2nd ऐसे एक जनरेशन आता, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परिवर्तन होगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर पहले कैसा था, उसके बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। क्योंकि हम लोग जानते भी हैं ना कि हमारे जो दादा दादी के अंदर जो क्वालिटी थी, उसके बाद जो हम लोगों के अंदर, हमारे मम्मी पापा के अंदर जो क्वालिटी बदलती गई, फिर हमारे अंदर देखिए क्वालिटी बदलती गई, और आप लोगों के जो बच्चे आएंगे वो आप लोगों से भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे।
वो जो ऑनलाइन क्लास लेंगे सिंक्रोनमस का बहुत ही अच्छे से यूज करना है और बेहतर तरीके से जान जाएंगे। तो यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर, ये भी एक जनरेशन है। तो इस इन द सेम वे कंप्यूटर भी के अंदर भी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परिवर्तन हुआ, यानी जो पहला कंप्यूटर आया था उसके अंदर क्या फीचर था, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर थर्ड वाले में क्या हुआ, फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में, यानी कि जो इस समय फिफ्थ जनरेशन चल रहा है इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, हो रहा है या होने वाला फ्यूचर में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फिफ्थ टाइप के जनरेशन अभी तक है, मतलब ये जो चल रहा है 5वां जनरेशन। तो एक क्रम से एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। मैंने बता दिया आप सभी को कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के सामने है द फर्स्ट जनरेशन। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या पहले कंप्यूटर कैसा था। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह था, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला था बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह था, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारे वायर्स वगैरह के यूज होते थे और ऐसा भी नहीं है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। यानी कि अगर आपके पास एक कोई कंप्यूटर इतना बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह है तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले भी नहीं जा सकते, वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कुछ नाम वगैरह दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैंने लिखा भी है नीचे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या था, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जो कि एग्जाम वगैरह में मोस्टली पूछा जाता है कि जैसे डेट वगैरह का तो बहुत ही कम पूछा जाता है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कितने डेट से कितने डेट तक था, सेकंड कब से कब तक था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था 1940 से लेकर 1956 तक। इसका जो कार्यकाल रहा है, जो टाइम ड्यूरेशन रहा है 1940 से लेकर 1956 तक रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। इसमें क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, ये माइंड में याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का काम क्या है नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, दिस ट्यूब्स कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, थाउजेंड सच ट्यूब रिकॉर्ड फॉर ए कंप्यूटर। ये जो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, मतलब एक होता ना कि एम्पलीफाई सिग्नल, यानी कि सिग्नल को किस प्रकार बढ़ाया जाए, सिग्नल को कैसे कंट्रोल किया जाए, सिग्नल के जो है कैसे बढ़ाया एम्पलीफाई किया जाए, उसके लिए जो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। आप ये जो वैक्यूम ट्यूब वर्ड है इसको माइंड में रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और वैक्यूम ट्यूब किस लिए यूज होता था, एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक। और इसमें जो अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जाम में, मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखा, समझ में आया। इसमें जो एग्जाम्पल वगैरह दिया है ये पूछ देता है कि यूनिएक यानी UNIAC एक किस जनरेशन का कंप्यूटर है, यानी और ENIAC ये किस जनरेशन का कंप्यूटर, ये भी पूछ सकता है। दोनों कंप्यूटर का नाम दे देगा, पूछ देगा किस जनरेशन का कंप्यूटर है। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी मोस्टली पूछा गया है, यानी कि हमें इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और ये जो दिया गया है किस जनरेशन का कंप्यूटर, इसको भी हमें याद रखना है। तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या दिया गया है, UNIAC, यानी इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका ये फुल फॉर्म है। ENIAC इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका ये फुल फॉर्म है। फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ड फॉर बिजनेस वगैरह के लिए उस समय बनाया गया था। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं जो एग्जाम वगैरह में आते हैं उसको मैंने बताया अभी और एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें हमें क्या याद रखना है कि इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब किस लिए यूज किया गया, फॉर कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैसे एम्पलीफाई किया जाए, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए या उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। यानी कि आप इसको वैक्यूम ट्यूब याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था। और दूसरा मैंने इसके जो 2 एग्जाम्पल्स हैं उसको याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इतना इससे पूछा जाता है, डेट वगैरह नहीं पूछा जाता। देखिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब कैसे होता है, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी दिया है, जिससे जो है पिक्चर देखने के बाद क्या होता है कि माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। सेट हो जाएंगी तो एग्जाम वगैरह में जब रहेगा तो आप जब डायग्राम को सोचेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, करें हाँ मैंने डायग्राम देखा तो वैक्यूम ट्यूब वाला डायग्राम ऐसा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पिक्चर को यहाँ पे शामिल किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फर्स्ट जनरेशन में
के बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या परिवर्तन आए। इन दिस जनरेशन ए स्मॉल डिवाइस वाज डेवलप्ड दैट वर यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल कॉल्ड ट्रांजिस्टर, यानी कि इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया। ट्रांजिस्टर यानी कि जो है नहीं होता कि सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो कभी कोई पूछ देता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया गया है, तो ऑप्शन देगा नैनो टेक्नोलॉजी का या माइक्रो प्रोसेसर का या वैक्यूम ट्यूब का या ट्रांजिस्टर का। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। और इसके 3 साइंटिस्ट इंक्लूड जे बार्डीन, H.W. ब्रेटेन, W. शॉकले डेवलप्ड द ट्रांजिस्टर ए डिवाइस दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक स्विच आप देखते ही होंगे ना, जब जैसे इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किए लाइन जो है एक जगह से इलेक्ट्रिक एक जगह दूसरी जगह पहुंच गई, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो है इस ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। अब इसका देखिए एग्जाम्पल वगैरह भी पूछता है। मैं साथ में ये भी बताता चल रहा हूँ कि कैसे कैसे इसका पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम्पल भी पूछता है। इसका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल वगैरह दे देगा, पूछेगा किस जनरेशन का है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, IBM 7094 सीरीज एंड CDC 164 ETC। ये 2 इम्पॉर्टेंट थे, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो आई थिंक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ट्रांजिस्टर कैसे होता है। ट्रांजिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायर की तरह होता है। यहाँ पे जो पहले वाले पिक्चर में दिया इस तरह का कंप्यूटर होता था। यहाँ ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पे दिया गया है कैसे होता है। तो पिक्चर को भी माइंड में रखिएगा, माइंड मैपिंग साथ में करते चलिए, क्योंकि एग्जाम के समय में क्योंकि एग्जाम के समय में वर्ड्स भूलने लगते हैं लेकिन पिक्चर जिंदगी भर नहीं भूलता। एक एग्जाम्पल सिंपल से दूँ तो होता है ना कि अगर मैं एप्पल का नाम लूँ तो सबसे पहले माइंड में पिक्चर ही बनता है, उसके बाद ही फिर वर्ड आता है। यानी कि माइंड में जो है सबसे पहले किसी चीज़ का पिक्चर वगैरह, मैं बोलूँगा ऐश्वर्या राय का तो ऐश्वर्या राय का पहले पिक्चर ही माइंड में बनता है या नरेंद्र मोदी जी का नाम लो तो नरेंद्र मोदी जी का ही पिक्चर बनेगा सबसे पहले। यानी कि सबसे पहले जो है पिक्चर वगैरह माइंड में बनता रहता है। समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से पढ़िए मित्रों। आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, इसमें क्या क्या परिवर्तन आया। तो इसमें इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय ICT यानी इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। कभी के जो साइंटिस्ट है उनका भी नाम याद रखिएगा। इसमें जो है किसका यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस यूज जो है स्पीड वगैरह को बेहतर से बेहतर स्पीड फास्ट हो उसके लिए किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है ए सिंगल IC चिप कंटेन्स थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि एक सिंगल जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कितने कंटेन करता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करता है। अभी इसका एग्जांपल भी कभी कभार पूछ देता है, भूल के भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल क्या है, IBM सिस्टम बाय 360 यूनिवैक 1108। इस सब का एग्जांपल वगैरह भी आप याद कीजिएगा। अब मेन इसमें ये याद रखना कि इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। इन सारी टर्म्स को याद रखिएगा। अब देखिए पिक्चर भी लाया इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, और यहाँ पे जो दिया गया था उस समय जो कंप्यूटर था उसका साइज वगैरह क्या था, सारी चीज़ आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं। इसका आप देखिए ईयर भी ड्यूरेशन भी दिया था कि कब से कब तक है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रखिएगा। ठीक, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखिए यहाँ पे दिया है, ऐसे रहता था ये। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विथ द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि अब देखिए अब कैसे परिवर्तन हुआ। थर्ड में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, किसके लिए था, स्पीड बढ़ाने के लिए। अब उससे फास्टेड स्पीड यानी उससे बढ़िया रैम की फैसिलिटी वगैरह किसमें आ गई, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को लिख लीजिए, साथ में लिखते रहिए। माइक्रो प्रोसेसर को नैनो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को जो है नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इसी को CPU भी बोलते हैं। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर को नैनो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और इसी को CPU बोलते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछता है, एप्पल मैकिन्टोश, IBM PC। इसका फोर्थ जनरेशन का ये कंप्यूटर है, इसको आप माइंड में रखिएगा।
इसमें मेन पॉइंट याद रखना कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, यानी कि सीपीयू का यूज़ किया जाता है। तीनों एक ही चीज़ है। ये हो गया 4th जनरेशन। अब देखिए इसमें कैसा रहा है, क्या कंप्यूटर कैसा सिस्टम रहा है, डायग्राम के थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हैं। माइंड मैपिंग करते चलिए, डायग्राम को जो है माइंड में बैठाते चलिए, जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो याद कर रहेंगे तो भी याद नहीं होंगे, भूलते रहते हैं। तो इसलिए जो है डायग्राम को मैंने प्रायोरिटी दी है, जिससे आप माइंड मैपिंग करते चलें, चीज़ें आसान होती चली जाएँ। अब आते हैं 5th जनरेशन में। तो इसमें क्या था, मिड 19 से स्टार्ट हुआ, 90 से। अब इसमें आता है इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आते हैं, जिसपे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ों पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी प्रणव सर, प्लीज वो 4th जनरेशन का टाइम बता देंगे। जी 4th कहाँ गया, 4 रुकिए बिल्कुल बता रहा हूँ। 4th जनरेशन का आपका ये 4th जनरेशन का टाइम रहा है 1971 से लेके प्रेजेंट तक, 1971 से लेके प्रेजेंट तक लिख लीजिए 4th जनरेशन का रहा है। अब बता रहा हूँ 5th जनरेशन का क्या था। थैंक यू। अब 5th जनरेशन का रहा प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड तक, मतलब आने वाले जो समय है वहां तक का, प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड तक जो है 5th जनरेशन का रहा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, यस यस। आराम से खुश होकर पढ़िए सभी लोग, कोई एकदम बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। जीआरएफ आपकी खुशी से बड़ा नहीं है। आप खुश रहेंगे तो जीआरएफ वाले 35,000 देंगे महीने, आप खुश रहेंगे तो लाखों रुपए कमा सकते हो। सकता है आप लाख रुपए के लिए बने हो, ये भी हो सकता है। तो एकदम बिंदास से पढ़िए, मौज में एकदम प्रसन्नचित हमेशा हंसते रहिए 24 घंटे। तो सोते समय भी खूब हंसा करिए। अब आते हैं 5th जनरेशन, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हो गया, आप आजकल देख भी रहेंगे रोबोट का समय है। भारत में भी बहुत शहरों में है रोबोट की व्यवस्था, बट अमेरिका वगैरह में आप लोग देख सकते होंगे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में या होटल वगैरह में जो है रोबोट वगैरह की व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे रोबोट वगैरह आपको खाना ला के दे देंगे, सारी आपको पूरी सेवाएं वगैरह रोबोट द्वारा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, रोबोटिक्स की बातें हम लोग करते हैं। और आर्टिफिशियल के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी है कि जो आजकल स्मार्ट वॉच आ रही है, नहीं होता कि आप कितने कदम चले वो बताएगा, और आपका टेम्परेचर क्या है, आपका हार्ट बीट क्या है, 2 स्मार्ट वॉच आजकल आ रही है। ये सारी चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अगर मुझे सिंपल भाषा में समझाना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने ये निर्णय लिया कि अभी तक मैं योगाभ्यास नहीं कर रहा था, सुबह प्राणायाम ध्यान साधना नहीं कर रहा था, मैं क्या है कि मैं अपने आप को बदलूंगा, कल सुबह 4 बजे उठ के मैं जो है योग प्राणायाम करूंगा, ध्यान करूंगा, जिससे जो है मैं दिन भर एनर्जेटिक रहूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रस्त कर पाऊँ। तो आप हुआ क्या कि आप मम्मी के पास गए, क्योंकि आपका सुबह उठने का तो आदत है नहीं, तो आप मम्मी के पास गए, अपने बोले मम्मी मुझे सुबह उठना है। मैं बोली ठीक है बेटा, मैं आपको उठा दूंगी। तो हुआ क्या है कि आपने तो 4 बजे बोला था, लेकिन मम्मी क्या है कि हो सकता है कि आपको 4 बजे पहले भी उठा सकती है और 4 बजे के बाद भी उठा सकती है। तो होता है ना कि कुछ मिनट आगे पीछे हो जाता है टाइम ड्यूरेशन। बट अगर आप होता है जब हम वो अलार्म वगैरह सेट करते हैं, अलार्म जब हम सेट करेंगे तो हमें जो है समय से, अगर 4 बजे का लगाए हैं तो 1 सेकंड ना आगे ना पीछे, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको जो उठा देगा। तो ये आपका हो गया 5th जनरेशन कंप्यूटर, ये जो है स्मार्ट तरीके से। तो रोबोटिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप उसमें चीज़ों को दें तो आपके हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी निकल जा रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन में। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या है? नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे होता है ना रोबोट का एग्जांपल लूँ नेचुरल लैंग्वेज समझाने के लिए। जैसे मैं आप सभी लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं नीरज जी से भी बात कर ले रहा हूँ, जैसे ऐसे होता क्या है कि आप इसी तरह से आप रोबोट से भी बात कर सकते हैं। पूछ सकते हैं कि हाय रोबोट भाई कैसे हो, बोले क्या बढ़िया है मित्रों, आप बोलो कैसे हो। मतलब होता है ना कि जैसे मैं मोदी जी की एक्टिंग कर सकता हूँ तो वो भी मोदी जी की एक्टिंग कर सकता है, बिल्कुल। तो ये हो गया नेचुरल लैंग्वेज। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी आज के समय में आ रही है वो मतलब नहीं होता कि हर एक प्रॉपर गाइडेंस वगैरह दे सकते एक्सपर्ट की तरह कि हाँ आपको ऐसे करना है। जैसे नहीं होता, पहले खोजा जाता था ना, गुरु की तलाश होती थी कि यार कहाँ है, उसके बिना कुछ नहीं होता था, जो गुरुकुल सिस्टम था उस समय। बट आज के समय में यह है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट जो रहते हैं उनका आप राय ले सकते हैं, घर बैठे बैठे लाइव सेमिनार वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों जो होती हैं एक्सपर्ट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो 5th जनरेशन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया 5th जनरेशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इसमें बताया गया। ये पॉइंट जो है हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम लगाते हैं
और देखिए रोबोट दिख रहा है ना, देखिए रावण वाला जो रोबोट है वही है रावण, रावण नहीं रावण, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग आ रहे हैं। देयर आर टू बेसिक काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। दो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। एक होता है कि फंक्शन वगैरह, फंक्शन या वर्किंग के बेस पे, और दूसरा होता है साइज के बेस पे। तो यहाँ पे हम लोग जो तीन प्रकार के कंप्यूटर दिया गया है वो किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग या फंक्शन। तो पहला जो है एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा क्या है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम तीनों चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। नहीं होता है कि मौज मौज में तैयार किया जाएगा। आप एकदम एकदम पूरी तरह से खुश रहिए, बाकी समझाने का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई जैसे नहीं तो कंटिन्यूअस चेंजिंग वगैरह होना, कंटिन्यूअसली चेंजिंग चीज़ें होती रहती है। जैसे होता है ना क्या बोलते हैं आप, वो लोग देखोगे ग्राफ वगैरह होता है, जो नहीं होता है कि फिजिक्स में कई लोग पढ़े होंगे कि एम्पलीट्यूड होता है, ऊपर जाता है, वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड जो ग्राफ वगैरह ऊपर नीचे होना। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनालॉग कंप्यूटर मेजर्स फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। यानी कि इसमें स्पेशली ये होता है, अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे स्पीडोमीटर होता है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। कंटिन्यूसली बेसिस पे चेंजिंग होना, मतलब एक लगातार चेंजिंग होना, कभी ज़्यादा कभी ऊपर कभी नीचे। टेम्परेचर अगर आप चेक करें तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। यानी कि अगर इसको एनालॉग कंप्यूटर को हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड वगैरह का नापता है, कभी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो कभी कम रहेगा। या हम लोग टेम्परेचर वाला ले, थर्मामीटर वगैरह ले, तो उसमें भी कभी ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो कभी कम होता है। तो इन सारी चीज़ों जो आ रही हैं किसके अंतर्गत है? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आप कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका जो मेन थीम था मैंने आपको बता दिया, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एक कंप्यूटर कैसा दिखता है। आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यानी कि नाम में ही बोला जा रहा है, डिजिटल यानी कि डिजिट से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर हमारा होता है बाइनरी नंबर के बेस, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1 की भाषा। आप किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेंगे, वो जाएगा तो बाइनरी लैंग्वेज में ही समझेगा। तो बीच में आप देखिए कैसे चेंजिंग होता है। एक होता है मॉडम। मॉडम आप लोगों ने सुना भी होगा। मॉडम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कभी कभार पूछ देता हूँ। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम यानी कि MODEM, मॉडम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है कि ये लैंग्वेज को चेंज करता है, यानी कि बीच में रहता है। ये कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह। तो ये काम क्या करता है कि मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में मतलब कोई चीज़ बोला, तो मॉडम क्या करेगा? उसको बाइनरी में चेंज कर देगा, ठीक, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा, जिससे फिर क्या होता है कि कंप्यूटर चीज़ें समझ जाता है। फिर अगर कंप्यूटर को कोई भाषा बोलना रहेगा तो बाइनरी लैंग्वेज में ही बोलेगा। तो बाइनरी लैंग्वेज में जैसे कंप्यूटर बोला, फिर मॉडम क्या करता है? उसको चेंज करके इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोल देता, लिख देता है, जिससे आप चीज़ों को समझ जाते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिखता है वो जो बीच में वो काम करता है, मीडिएटर का काम, वो मॉडम है। यानी कि अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे अब ये है कि मेरी शादी कराना है, तो अब नहीं है तो राहुल मीडिएटर का काम करेगा। अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, विदेश में रहती है, तब यह है कि राहुल को बीच में रखा गया है। अब यह है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो राहुल भाई बोला कि प्रणव नहीं होता है कि अपना प्यार का इजहार कर। तो मैंने बोला उस लड़की से विदेश वाली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर राहुल उसको कन्वर्ट किया, प्रणव इज सेइंग दैट आई लव यू सो मच। विदेशी लड़की खुश हो गई, तो उसने भी बोला यू टेल प्रणव दैट आई ऑल्सो लव हिम सो मच। फिर राहुल ने मुझसे बोला कि हाँ विदेशी लड़की बोल रही है कि प्रणव वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये उसका होता है काम मॉडम का, यानी कि लैंग्वेज को चेंज करने का काम होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जो मैंने बता दिया कि इसमें जो बाइनरी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है, यानी कि जो आजकल के जितने भी गैजेट्स आ, जितने भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जो नए नए कंप्यूटर्स वगैरह, जो नए लैपटॉप है, जो नए नए आईपैड वगैरह आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। इसमें लिखा भी है पर्सनल कंप्यूटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह जो आता है, ये सारी चीज़ें, या मैंने स्मार्ट वॉच का एग्जांपल दिया था, ये सारी चीज़ें डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। और इसी को सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी को रिलायबल माना जाता है डिजिटल कंप्यूटर को, ठीक, एज कम्पेयर टू द एनालॉग कंप्यूटर। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें दोनों होता है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर का भी होता है और डिजिटल
कंप्यूटर में जो भी फैसिलिटी दोनों इसमें जो है मिलती हैं। यानी कि एनालॉग लिख लीजिए, एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि आखिर इसमें एनालॉग सर्किट भी यूज हो रहा है और डिजिटल भी कंप्यूटर भी यूज हो रहा है, तो इसको कैसे यूज हो रहा है तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया भी है डिजिटल थर्मामीटर कन्वर्ट द टेम्परेचर। अभी मैंने टेम्परेचर का बात किया था ना एनालॉग कंप्यूटर में, तो यानी एनालॉग सिग्नल हो गया। क्या करता है, कन्वर्ट द टेम्परेचर एंड गिव द आउटपुट ऑफ मेजरमेंट इन डिजिट। यानी कि जो है टेम्परेचर को जब नाप रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, एनालॉग होगा, और जब उसको कन्वर्ट करके जो है डिजिट के फॉर्म में ला रहा है तो उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। यानी कि ये दोनों काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसको सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है तीनों में से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम एनालॉग कंप्यूटर को या डिजिटल कंप्यूटर में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाएगा डिजिटल को, बट अगर हाइब्रिड कंप्यूटर को लिया जाएगा तो सबसे मोस्टली जो रिलायबल है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप सभी को ये बातें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या वर्किंग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पे कंप्यूटर को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो है बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर है जो आईपैड वगैरह हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट यूजेज माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू फॉर द मैनिपुलेटिंग डाटा। यानी कि इसमें जो है डेटा को रन कराने के लिए, मैनिपुलेट कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अब एक चीज माइंड में तुरंत याद आ रहा हो कि माइक्रो प्रोसेसर का मैंने कहीं सुना था। आप लोगों के मन में आना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि 4th जनरेशन की बात किया जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर यानी नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि सीपीयू के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि ये जो है 4th जनरेशन का कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर स्मॉलर होता मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यानी जो अगला 3 आने वाला कंप्यूटर है उससे जो है मतलब ये सबसे स्मॉलर होता है। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत ही सबसे स्मॉलर जिसको बोल सकते हैं। इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू टेट्राबाइट। इसके जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो टेट्राबाइट होती है। आगे हम लोग जो है बिट्स वगैरह, बाइनरी डिजिट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे कि एग्जाम में टेट्राबाइट वगैरह जो बाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कैसे बनते हैं। इट इज़ यूज्ड इन जनरल पर्पस। इसका यूज होता है जनरल पर्पस के लिए होता है। एग्जाम्पल वगैरह आप दिया है, आप पढ़ सकते हैं। IBM हो गया, IBM PC, एप्पल मैग्नीटोस, सोनी VAIO ETC, सारी चीज़ें जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। इसी को पढ़ा के फिर आज इंडेप करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन भी लेना है। फिर नेक्स्ट जो रहेगा कल पढ़ेंगे। मिनी कंप्यूटर में क्या है, मिनी कंप्यूटर स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उससे ये छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इट इज़ चीप देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये सस्ता होता है। इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी लेस देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो है माइक्रो कंप्यूटर से जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, डेटा जनरल, वैंग लेबोरेटरी, अपोलो कंप्यूटर एंड पेन प्राइम कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें जो है मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आ गई हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। अब आप सभी लोग का कोई क्वेश्चन है तो उसका स्वागत है। जिसका भी कोई डाउट है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। धन्यवाद।